हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे and मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक और नया लेक्चर रिगार्डिंग क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। फाइन, नाउ एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर अपडेट हो रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा, यूपीएससी IAS के लिए स्टडी IQ लेकर आया है लाइव बैचेस, फाइन, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई में। एग्जैक्टली मैं डेट बताऊं तो डेट है 22 जुलाई, फाइन। और ये स्पेसिफिकली हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप प्रिवेल कर सकते हैं विद इन अ वेरी लो कॉस्ट। आई थिंक आप सभी को जो है वो पता होगा कि स्टडी IQ आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, जो 70,000 का कोर्स है, फाइन, आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ कूपन कोड विच इज मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो, फाइन। इस कूपन कोड को आप यूज करके जो फी है उसे 70,000 से डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं नियर अबाउट 30,000 के, फाइन। तो आप इस जर्नी का पार्ट बने, हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता को श्योर करें, फाइन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि हमने क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान में कहां कहां से टॉपिक्स को और किस तरीके से कवर करा। तो एक बार मैं ब्रीफ करूं तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट करा क्लाइमेटोलॉजी में कि बेसिकली पृथ्वी पर जलवायु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, यानी कि पृथ्वी पर जलवायु कह लें, वायुमंडल कह लें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के पश्चात हमने डिस्कस करा कि इस वायुमंडल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसेस है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस है, उन गैसेस का क्या जो है अप्लाइड पार्ट है, यानी कि एग्जामिनेशन में उनके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेक श्योर सामान्य एक सतही तौर पर देखने पर जो अध्ययन होता है वो और जो प्रश्न आते हैं सिविल सर्विसेज में, वो इनमें जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, फाइन। तो इस कारण हमने बहुत माइन्यूट एनालिसिस करा और इसी क्रम में चलते हुए हमने, आप जैसा देख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस कवर करी, फाइन। नाइट्रोजन के बाद हमने आर्द्रता यानी कि नमी के बारे में देखा, फाइन। नमी का, आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी का किस प्रकार से मानव जीवन के साथ संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करा। इसके अलावा हमने इस आर्द्रता से संबंधित कुछ और डायमेंशंस को, जैसे कोहरा, ओस, पाला, धुंध, इस प्रकार यानी कि फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, मिस्ट, इसके बारे में डिस्कशन करा। इसके अलावा हिमपात, बूंदाबांदी, वर्षण, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से ये हमारे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन करा। इसके साथ आगे चलते हुए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था रिगार्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, फाइन। इसी के साथ एसोसिएटेड टॉपिक में हमने आगे भी देखा दैट ये जो टर्म है, याद रखिए GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को यह पता होता है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, परंतु गलती वहां हो जाती है जब ग्रीन हाउस पोटेंशियल वो पूछे और हमें सामान्यतः लगता है कि मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसी का ग्रीन हाउस पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, बट वास्तविकता में इसका उत्तर हमेशा जो है वो दूसरी गैसेस होती हैं। और याद रखिए इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे के इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए दिस इज एसेंशियल कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने देखा कणिका पदार्थ प्रदूषण या पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में। अब ये क्या होते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स? तो कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में एरोसोल्स होते हैं। अब एरोसोल्स क्या होते हैं? तो कुछ नहीं बच्चों, धूल के कण, राख या फिर पलादी जलाने पर निकलने वाले वो पदार्थ जो वायु में सस्पेंडरी कंडीशन में यानी कि उतराती हुई अवस्था में उपस्थित हों, उन्हें हम एरोसोल्स कहते हैं। क्लियर? अब एरोसोल्स से बेसिकली क्या होता है तो इसके बारे में मैंने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, जो एक कृत्रिम वर्षा भी है। कृत्रिम वर्षा किस प्रकार से होती है तो मैंने बताया था सिल्वर आयोडाइड नाम का एक एरोसोल है, या फिर आप कह लें एक ऐसा पदार्थ है जिसको प्लेन के माध्यम से उन मेघों पर बरसाया जाता है जो मेघ वास्तविकता में वर्षा नहीं करा रहे होते। जो मेघ वर्षा नहीं कराएंगे, अगर हम इनके ऊपर पर्टिकुलेट मैटर या एरोसोल डालें तो यह मेघ वास्तविकता में वर्षा कराता है। पर याद रखें, जब इसी एरोसोल की मात्रा अधिक हो जाए, यानी कि एरोसोल वास्तविकता में क्या करते हैं, वास्तविकता में एरोसोल वातावरण में क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं।
ठीक। अब मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं एक निश्चित स्तर तक होने पे। अगर इनका स्तर एक निश्चित मात्रा से अधिक हो तो याद रखें ये वर्षा कराने की बजाय वर्षा के अगेंस्ट विपरीत रूप से कार्य करते हैं तथा वर्षा हो रही हो तो उसे रोक देते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? फाइन। मैंने इसके बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस करा है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो तो यू कैन गो विद दैट पॉइंट्स ऑल्सो, उन पॉइंट्स के साथ जाएं, आपको ठीक से कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियर? चलिए, इसके साथ मैंने आगे डिस्कस करा था ग्लोबल डिमिंग के बारे में। अब ये क्या होती है ग्लोबल डिमिंग? आज हमारे इस टॉपिक में इसका बहुत अधिक यूज होगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा, याद रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा में हर बार एक इफेक्ट कार्य करता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट। फाइन। मैं हर बार इसे रिपीट करूंगा, याद रखें वाटर ड्रॉप इफेक्ट में कुछ नहीं है बच्चों, हमने पढ़ा ये टॉपिक है। फाइन। लेकिन जब सिविल सेवा परीक्षा इसे पूछेगा तो ये इस प्रकार से पूछेगा, जब ये बूंद इधर आकर गिरेगी बच्चों तो इतने एरिया को कवर करेगी। फाइन। तो हमने ये पढ़ा है और ये है वो क्वेश्चन। फाइन। तो याद रखें जो हम पढ़ रहे हैं और जो सिविल सेवा परीक्षा पूछ रही है इसके बीच का अंतर होता है वाटर ड्रॉप इफेक्ट में। फाइन। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक के आसपास के सारे विषयों को कवर करें। क्लियर? तो जैसा कि हमने एरोसोल्स के बारे में पढ़ा, तो याद रखें एरोसोल्स के साथ एसोसिएटेड टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल डिमिंग, और उसी का अप्लाइड पार्ट है एशियन ब्राउन क्लाउड या एशिया का भूरा बादल। अब ये क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बहुत सामान्य लहजे में से समझिएगा, बहुत लेमन लैंग्वेज में से समझिएगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम इसे स्टार्ट करें, इसके पहले एक सहज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्विकली रिवाइज करता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। फाइन। और बच्चों जब भी ये वीडियो प्रीमियर होता है उस टाइम पे मैं जो है वो आपके लाइव कमेंट देख रहा होता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस कमेंट में उसे मेंशन करें, मैं सारे कमेंट्स को रीड करके उनके आंसर जरूर दूंगा वीडियोस में। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंच पाए। फाइन। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग। फाइन। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डिमिंग, याद रखें इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पर्याप्त अंतर है। कैसे? तो ध्यान से देखें, यह पृथ्वी है, यह है अर्थ या पृथ्वी। क्लियर? अब देखें ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल वार्मिंग में होता यह है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को आने देती हैं। ठीक है? और आने के पश्चात पृथ्वी इसका कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और बचा हुआ भाग परावर्तित होता है। और ये जो परावर्तित होने वाला प्रकाश है, ग्रीन हाउस गैसेस इसे बाहर नहीं जाने देती, अर्थात ये वापस से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। क्लियर? अब इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? और इसी के कारण जो है पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित होती है जिसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। क्लियर? नाउ अब देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लोबल डिमिंग क्या है, फाइन, तो यह है पृथ्वी, अर्थ। फाइन। अब ध्यान से देखें, यह है अगर मैं कहूं एरोसोल्स। फाइन। यह है सोल। फाइन। ये एरोसोल है। तो अब देखिए इसमें अंतर क्या है। तो पहली कंडीशन में जो सूर्य ताप था या सनलाइट थी वो आई, पृथ्वी के सतह से टकराई, टकराने के बाद ग्रीन हाउस गैसेस ने उसको बाहर जाने नहीं दिया। परंतु ग्लोबल डिमिंग में क्या होता है, तो याद रखें ग्लोबल डिमिंग में इसका उल्टा है। ध्यान से देखें, यह सूर्य का प्रकाश आया और सूर्य के प्रकाश के आने के पश्चात याद रखें ये जो एरोसोल है ये इस प्रकाश को इस प्रकार से परावर्तित कर देते हैं।
यानी कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आना चाहिए था, जो सनलाइट पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचनी चाहिए थी, वो सनलाइट पूरी नहीं पहुंच पाई पृथ्वी तक। अब ऐसा नहीं है ग्लोबल डिमिंग में कि एरोसोल सारे सूर्य के प्रकाश को जो है वो ब्लॉक कर देगा। याद रखें कुछ मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा में, परंतु वो सिग्निफिकेंट होती है, उतनी मात्रा के सूर्य के प्रकाश को एरोसोल वास्तविकता में क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। क्लियर? तो अब होगा ये कि जिस भी स्थान पर, याद रखें, एरोसोल की मात्रा अधिक होगी, उस स्थान पर नीचे पृथ्वी की सतह पर आपको तापमान कम होता हुआ दिखेगा। क्लियर? अब जिन विद्यार्थियों का दूसरी दिशा में दिमाग चल रहा हो, फाइन, क्या कि अगर कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वहां पर ग्लोबल डिमिंग करा दें। फाइन, तो याद रखिए ग्लोबल डिमिंग के लिए एरोसोल जब यहां उपस्थित होंगे तो यहां उपस्थित होना जरूरी है। अब जब यहां उपस्थित होंगे तो वो सीजन कभी भी गर्मी नहीं होता। अब ये गर्मी क्यों नहीं होता, तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि याद रखिए जिस समय समर का सीजन होगा, यानी कि गर्मी होगी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी, उस समय यहां वायुमंडल में हवा, वायु, पवन, इनका प्रवाह तेज होगा। ये तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होंगी। फाइन, यहां डिस्टर्बेंसेस बहुत होंगे, इसीलिए एरोसोल बिखरे हुए होंगे। फाइन, तो गर्मी के समय ग्लोबल डिमिंग आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वायुमंडल में जो वायु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान बार बार आ जा रही है। फाइन, तो जो एरोसोल है वो इधर से उधर विस्थापित होते रहेंगे। क्लियर? परंतु जब ठंडी का मौसम होगा तो याद रखें जो ठंडी पवनें होती हैं, कोल्ड विंड होती हैं, वो डेंस होती हैं, उनका घनत्व ज्यादा होता है और इसीलिए वो नीचे आती हैं। और जब नीचे आती हैं इसका मतलब है वो एरोसोल को एक स्थान पर इकट्ठा करती हैं। और यही कारण है कि ग्लोबल डिमिंग सामान्यतः आपको देखने को मिलती है शीत ऋतु में। क्लियर? तो शीत ऋतु में। फाइन, अब याद रखें इन दोनों ही कंसेप्ट का यूज होगा एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे। बहुत सारे स्थानों पर आपको इनके बारे में अध्ययन करना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल डिमिंग क्या है। क्लियर हुआ पॉइंट? फाइन, चलिए अब इसके साथ हम एक नए टॉपिक में एंटर करेंगे और ये नया टॉपिक है क्या? ये नया टॉपिक है, एज यू कैन सी, यहां देख सकते हैं आप, एशियन ब्राउन क्लाउड। फाइन, या फिर एशिया का भूरा बादल। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, जैसा पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, पढ़ भी पा रहे होंगे कि यथार्थता यह है कि एशिया में नवंबर माह से मई माह के मध्य, और एशिया और मैं अगर एग्जैक्टली बोलूं तो यहां पर मेंशन होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। फाइन, इस दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको एक ऐसे बादल का निर्माण होता हुआ दिखेगा। अब याद रखिए मेघ नहीं है। फाइन, मतलब ये एक जनरलाइज्ड टर्म है। फाइन, एक सहज टर्म है कि ये एक बादल के समान दिखाई देता है, पर है क्या एग्जैक्टली? तो है यह कि अब देखें, फाइन, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, विश्व का मानचित्र। और ये भी याद रखें कि आप सभी को अगर सिविल सेवा परीक्षा अपने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करनी है बच्चों, तो याद रखें आपको बेहतर तरीके से बाय फ्री हैंड, यानी कि बिना किसी और अदर इक्विपमेंट के सहारे के, यानी कि स्केल या किसी सहारे के बिना, आपको जो है वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए और टाइमली बनाने आना चाहिए। से मेरा आशा क्या है, अगर आप स्टार्ट करें बनाना तो 10, 15, 20 सेकंड के अंदर आप उसे बना लें। अदरवाइज आपको जो है वो सिविल सेवा परीक्षा में मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत तकलीफ होने वाली है। क्लियर? तो ध्यान से देखें, ये मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। ये मैंने ड्रॉ करा है दक्षिण अमेरिका, ये मैंने दक्षिण अमेरिका ड्रॉ करा। क्लियर? बहुत सही, बहुत एक्यूरेट ना भी हो तो भी मोटा मोटा इन अ जनरल सेंस वो राइट होना चाहिए। फाइन, देखिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। ये बनना स्टार्ट हुआ दक्षिण अमेरिका। अब ये देखिए, ये मैंने उत्तरी अमेरिका स्टार्ट करा, ये कैनेडियन शील्ड है, ये मैंने साथ में मर्ज करते हुए ग्रीनलैंड आइलैंड्स बनाए हैं, ये कैलिफोर्निया है,
और ये इस प्रकार से, ये उत्तरी अमेरिका है। फाइन, चलिए ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा, ये अफ्रीका है। फाइन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये अरब का प्रायद्वीप है, ये महान भारत, ये चीन, ये कोरिया और ये इस प्रकार से रशिया। अब ध्यान से देखें, ये मैं यूरोप बना रहा हूं, ये मैंने जो है वो डेनमार्क बनाया, ये स्कैंडिनेवियन नेशंस बनाए। फाइन, और ये इस प्रकार से जो है वर्ल्ड मैप बनके तैयार है। ये मैंने ड्रॉ करा अभी इंडोनेशिया। फाइन, चलिए, और ये मैंने ड्रॉ करा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? चलिए, अब इस प्रकार से हमारा विश्व का मानचित्र बनकर तैयार है। कोशिश करें कि आप इसे बनाना सीख लें। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस प्रकार से आप जो है वो इंडिया का मैप भी बना सकते हैं। ये मैंने जो है वो इंडिया का मैप बनाना स्टार्ट करा। ये भारत का जो है पश्चिम उत्तर राज्य है, पूर्व उत्तर राज्य है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये राजस्थान, यह गुजरात, ये प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? आपको इस प्रकार से भारत का और विश्व का मानचित्र सिंगल स्ट्रोक में बनाना आना चाहिए। और याद रखिए, इंडिस्पेंसिबल है, ये कंपलसरी है कि आप इसे बेहतर तरीके से बनाना सीख लें। चलिए, हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये मैंने विश्व का मानचित्र बनाया। चलिए, अब ध्यान से देखें, मैं कहना यह चाहता हूं कि एशियन ब्राउन क्लाउड एक ऐसी कल्पना है, अब ये कल्पना नहीं है वास्तविकता में। फाइन, ये इधर इस किसी क्षेत्र में अगर मैं ड्रॉ करूं स्पेसिफिकली तो आप पाएंगे कि इतने कहीं एक क्षेत्र में आपको एक पतली परत दिखाई देगी। और ये परत किसकी है? तो ये परत है वास्तविकता में एरोसोल्स की, या आप कह लें कुछ ऐसे पदार्थ जो हवा में सस्पेंडरी कंडीशन में उपस्थित रहते हैं। पर काम की और जानने की बात यह है कि ये जो कण है ये एरोसोल्स है। ये जो एरोसोल्स हैं, याद रखें, ये एरोसोल्स इस भाग में हमेशा हर साल नवंबर से मई के मध्य, फाइन, यानी कि हमारा जो पीक विंटर का सीजन होता है, फाइन, इसके मध्य उपस्थित होते हैं। फाइन, अब याद रखें इसका उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये क्या इफेक्ट कॉज करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। क्लियर? अब पहले तो इसके एरिया के बारे में देखें तो याद रखें ये वास्तविकता में पृथ्वी पर खासकर इंडिया, साथ में पाकिस्तान, साथ में चाइना, इन तीन देशों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। क्लियर हो गया? फाइन, तो एशियन ब्राउन क्लाउड या एशिया का भूरा बादल एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा फॉर्मेशन है जहां पर एरोसोल या आप कह लें वो कण जो वायु में उतराती हुई अवस्था में होते हैं, ये कण इकट्ठा हो जाते हैं एशिया के इस भाग में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस भाग में इकट्ठा होने पर होता क्या है? तो होता है ग्लोबल डिमिंग। क्लियर? यानी कि दीप्त मंदता। ठीक है, अब क्या होगा? इसका प्रभाव और इसका उत्पत्ति, यह हमारे जानने का एक विषय है। ठीक है, तो देखिए ये एरोसोल्स का या कणिका पदार्थ प्रदूषण का एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस है। फाइन, चलिए अब इधर आइए, ध्यान से देखिए। अब समझने का इस चीज को प्रयास करें कि जब भी कभी यूपीएससी फाइन आपसे इसके रिगार्डिंग प्रश्न करेगा तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो कभी भी सिविल सेवा की परीक्षा का उद्देश्य यह नहीं होगा कि विद्यार्थी इतना बताकर कहानी को खत्म कर दे कि एशियन ब्राउन क्लाउड बस ये है कि कुछ कणिका प्रदूषक पदार्थों का एक क्षेत्र पर इकट्ठा होना, जिससे कि उसके नीचे के क्षेत्र में कुछ XYZ परिस्थितियां निर्मित होती हैं। ठीक है, याद रखें इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या इसका फॉर्मेशन है, यह पूरा लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेलिंग के साथ आपको इसके बारे में अभी एक्सप्लेन
करता हूं। ठीक है, पहले तो इसे सहज रूप से समझे, मतलब जनरल सेंस में समझे कि ये क्या है। तो याद रखिए, हर साल नवंबर से मई के मध्य में एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर भारत, पाकिस्तान और चीन, इसके क्षेत्र में एरोसोल की एक पतली परत दिखाई देती है। ये इस पूरे क्षेत्र को जो है वो ढक लेती है, सामान्यतः तापमान कम कर देती है। और इसकी उत्पत्ति का एक जनरल सेंस में रीजन बताया जाता है जीवाश्म ईंधन, बायोमास का बहुत बड़ी मात्रा में दहन करना, जिससे एरोसोल्स निकलते हैं। क्लियर? इसके अलावा याद रखें, इसके प्रभाव में कुछ चीजें बताई जाती है, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी क्षेत्र में सोच कर देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत, पाकिस्तान तथा चीन, इन देशों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सारे ही देशों की अर्थव्यवस्था में, चीन तो खैर अब थोड़ा सा औद्योगिकरण की ओर ज्यादा बढ़ चुका है, परंतु अगर मैं भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में यह बात कहूं, तो याद रखिए दोनों ही राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर आधारित है। और याद रखें कि इन दोनों ही केसेस में जब ग्लोबल डिमिंग होगी, यानी कि दीप्त मंदता होगी, तो उस कंडीशन पे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में सूर्य तापन अत्यंत आवश्यक होता है, और ग्लोबल डिमिंग इसी को जो है वो कम कर रही है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, याद रखें कि इसी एशिया के भूरे बादल के कारण, फाइन, इसी ब्राउन क्लाउड के कारण, याद से इसे नोट डाउन करेंगे कि भारत में प्लस चीन में जो वर्षा होती है, यानी कि जो मानसूनी वर्षा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो मानसूनी वर्षा है, इस वर्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव आता है। फाइन, तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में होता यह है कि जो ब्राउन क्लाउड बना, यह आने वाले सौर्य ताप को परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर देने से नीचे की सतह पर तापमान कम होने से जो कृषिगत गतिविधियां हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान, इनकी अर्थव्यवस्थाएं इसी पर आधारित है। फाइन, अब सेकंड चीज याद रखें कि कृषि के लिए दूसरी महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन है यह है मॉनसूनी वर्षा। और याद रखें कि जो ग्लोबल डिमिंग है या यह भूरे बादल का निर्माण है, यह मॉनसूनी वर्षा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब किस प्रकार से करता है, तो ध्यान से देखिए, मानसून के आगमन के लिए वास्तविकता में हमें तापमान उच्च की आवश्यकता होती है। फाइन, अब किसी क्लास में जो है मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भारत में या पूरे एशिया में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है। यह एक अपने में खुद में एक बहुत बड़ा विषय है कि किस प्रकार से, किस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से एशिया के अंदर जो मॉनसून है उसका आगमन होता है। क्लियर? पर अगर मैं आपसे सहज रूप से एक बात कहूं, तो याद रखिए, पृथ्वी पर या फिर भारत में या फिर चीन में या किसी भी भाग में अगर मॉनसूनी वर्षा हो रही है, तो वह मानसूनी वर्षा हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्यों होगी? क्योंकि इसको एक्सेलरेट करने के लिए तापमान उच्च होना यह नितांत आवश्यक है। क्लियर? तो उच्च तापमान इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसके लिए? मॉनसूनी वर्षा के लिए। ठीक है, तापमान उच्च होता है, एक सामान्य लहजे में समझे तो तापमान उच्च होता है तो दाब निम्न होता है, और दाब निम्न होता है तो कहीं उच्च होता है तापमान और दाब। तो जहां दाब उच्च है, पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं। यानी कि अगर किसी स्थान पर तापमान उच्च हुआ तो दाब नीचे आ जाएगा, और वायुमंडलीय दाब नीचे आने से आसपास की पवनें
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होंगी। और याद रखिए, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो, और हमेशा जो पवनें हैं ये हाई से लो की साइड जो पवनें हैं उनका प्रवाह होगा। यानी कि जिस भी स्थान पर तापमान उच्च हुआ वहां दाब निम्न होगा, दाब निम्न होगा तो पवनें उस दिशा में प्रवाहित होंगी, उस दिशा में प्रवाहित होंगी तो इन्हीं का आना भारत के परिप्रेक्ष्य में या दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में इसे मानसून कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा कि मानसून के आने के लिए तापमान उच्च होना जरूरी है, और तापमान उच्च को ही नकारात्मक रूप से प्रवाहित करता है ग्लोबल डिमिंग, नेगेटिवली इफेक्ट करता है ग्लोबल डिमिंग। यानी कि ग्लोबल डिमिंग जो कर रहा है एशिया का भूरा बादल, वो एक लंबे समय अंतराल में भारत में आने वाले मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और यह भी याद रखें कि भारत की कुल जनसंख्या का, फाइन, जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की जनसंख्या, इसका लगभग 70%, सॉरी अगर यह डेटा थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर हो, वैसे तो नीचे नहीं होगा, अगर 1-2% ऊपर हो तो आई अपोलोजाइज, बट याद रखें कि लगभग भारत की 70% जनसंख्या जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज है। फाइन, मतलब हमारी 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। और याद रखिए, ये जो कृषि है ये हर बार मानसून पर निर्भर करती है, और ये जो मानसून है ये नकारात्मक रूप से ये इफेक्ट होता है किससे? इस बादल से। आप सोच कर देखें, यह बादल भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है कि भारत की 70% जनसंख्या जिस पर आधारित है, यह उस जनसंख्या के ऑक्यूपेशन, उसके व्यवसाय को खराब कर रहा है। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यह हुआ कि भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश इंक्लूड कर लें, या साउथ ईस्ट एशिया का वो कोई भी देश जहां पर एग्रीकल्चर एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, उस देश के लिए यह एशिया का ब्राउन क्लाउड जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, यह एक बड़ी समस्या है। क्लियर हुआ पॉइंट? फाइन, जस्ट अ सेकेंड, ओहो एक सेकेंड, जस्ट अ पार्ट। ओके, तो याद रखें कि इस कंडीशन में हमारे लिए यह एक बड़ी समस्या बनकर निकला है। फाइन, तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का यह ब्राउन क्लाउड हमारे लिए कृषिगत गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के बाद सेकेंडरी स्टेज में किस प्रकार से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि याद रखें, कार्डियक अटैक यानी कि हृदयघात या हार्ट अटैक, श्वसन, रेस्पिरेशन, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको ट्रिगर करने का काम भी करता है जब किसी स्थान पर एरोसोल का परसेंटेज ज्यादा हो। तो याद रखें कि एशियन ब्राउन क्लाउड जब एशिया में बनता है तो उस स्थिति में होता यह है कि जहां भी इस क्लाउड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां यह संभावना बहुत अधिक है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हृदयघात यानी कि कार्डियक अटैक, सामान्य लहजे में से हार्ट अटैक बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस प्रकार की समस्याएं बहुत देखने को मिलेंगी। तो याद रखें, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन उसका मानव संसाधन होता है, और कंट्री लाइक इंडिया, इसके लिए तो मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन पहले ही है, क्योंकि विश्व की लगभग दूसरी सबसे बड़ी, और अब मैं अगर आपसे कहूं कि सेंसस जब होंगे, जनगणना जब होगी, तब उसके बाद हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में निवास करेगी, और इस जनसंख्या के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देने वाला क्लाउड है एशियन ब्राउन क्लाउड। क्लियर? तो देखिए, हमने क्या देखा, एशियन ब्राउन क्लाउड एग्जैक्टली एशिया में कहां बनता है। दूसरा, हमने देखा कि यह किस समय अंतराल में बनता है। तीसरा, हमने देखा कि यह हमारे लिए किस प्रकार से बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। क्लियर?
फैक्चुअल डेटा है 1930 में इसके बारे में पहली बार अध्ययन करा गया था, बट आई डोंट थिंक कि आपसे कभी एग्जामिनेशन में इसके बारे में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि यह पहली बार कब देखा गया या किस प्रकार से बना। क्लियर? चलिए अब आए मैं आपको जो बताना चाहता हूं उस पर। तो देखें, याद रखिए मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने वाला हूं और इसे आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, बिकॉज आपको कहीं भी इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फाइन, मतलब अभी मैं आपके दिमाग में उठने वाले एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि एक विश्व है, एक दुनिया है, फाइन, विश्व का एक भाग है वास्तविकता में, फाइन, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी देश। ठीक, और एक भाग है जिसे हम कहते हैं पूर्वी देश। क्लियर? अब देखिए, जो पश्चिमी देश है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये देश वास्तविकता में विकसित देश है। कैसे है ये विकसित? ठीक, और इसी के स्थान पर यहां जो पूर्वी देश है, सामान्यतः अगर मैं एक आध एक्सेप्शन छोड़ दूं तो ये विकासशील देश है। विकासशील देश है। ठीक, अब जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, इनके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो इनके मध्य में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो याद रखें, पश्चिमी जो देश हैं ये विकसित हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन क्षेत्रों ने औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, ये बहुत पहले कर लिया था। और पहले करने के बाद, याद रखें, औद्योगिक विकास पहले करने से लगभग 300 वर्षों से यहां पर 300 वर्षों से यहां पर औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और यही कारण है कि इन देशों ने आज जो है अपना डेवलपमेंट अचीव करा है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, जो पश्चिमी देश हैं ये डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है। और विकसित देश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कि उन देशों ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति करी और लगभग 200 से 300 वर्षों से ये औद्योगिक विकास कर रहे हैं और यही कारण है कि आज के समय विकसित देश है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी देश ने औद्योगिक क्रांति करी है तो औद्योगिक क्रांति करने के लिए उस देश ने सबसे ज्यादा क्या करा होगा? तो ध्यान से समझिएगा, इन देशों ने जीवाश्म ईंधन या कोयले का उपयोग सबसे ज्यादा करा होगा। या मैं एक जनरल सेंस में कहूं तो इन्होंने बहुत ज्यादा उपयोग करा होगा किसका? जीवाश्म ईंधन का। और जब इन्होंने 300 वर्षों तक प्रकृति का दोहन करने के पश्चात अपना विकास गेन करा, अपना विकास अचीव करा, तो अभी जो कंडीशन है पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, मुझे बताएं कि क्या पूर्वी देश इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आंसर इज नो। तो याद रखिए, 300 वर्षों से जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करा, वह देश वास्तविकता में रिस्पॉन्सिबल हैं पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, 1990 में फाइन, जब भारत ने पहली बार अपनी औद्योगिक क्रांति को ठीक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, एग्जैक्टली उसके वेरी नेक्स्ट ईयर 1991 में इन देशों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करी जिसे कहा जाता है अर्थ समिट। और अर्थ समिट में लिखकर दिया कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो रहा है प्रदूषण, इसीलिए सारे देशों को बोला जाता है कि अब कार्बन का उत्सर्जन बंद कर दें। नाउ ध्यान से देखिए, अब भारत की बारी आई या चीन की बारी आई या पाकिस्तान की बारी आई। इन देशों का कहना है कि डियर बाकी के नेशंस, तुम देशों ने इतने वर्षों से औद्योगिक विकास करके अपना विकास अचीव कर लिया, औद्योगिक क्रांति करके अपना विकास अचीव कर लिया, पर जैसे ही पूर्वी देशों की बारी आई, अब आपका कहना है, नाउ यू आर सेइंग कि अभी हमें पृथ्वी को बचाना है। क्लियर? तो जब पृथ्वी को बचाना था तो पश्चिमी देशों के, पूर्वी देशों की बजाय 300 वर्षों से यह जो कार्यक्रम चल रहा था, इसे रोक दिया जाता तो प्रकृति की आज ये कंडीशन नहीं होती। फाइन,
पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि आज जो पृथ्वी पर आपको कंडीशन दिखती है ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, ये कंडीशन पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित है। फाइन। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बात बताएं कि दो समूह एक नाव पर बैठे हैं, एक समूह ने उस नाव में छेद कर दिया। फाइन। अब नाव के अंदर पानी भर रहा है, यह नाव डूबने वाली है और दोनों ही समूह के लोग जो है उसमें डूबकर अपनी जान से हाथ धोने वाले हैं। क्लियर? अब इन दोनों समूहों में लड़ाई इस बात पर हो रही है कि नाव में भरता हुआ पानी निकालेगा कौन। एक समूह वो है जिसने छेद नहीं करा था, इसलिए बार बार उनका कहना है कि जिन्होंने छेद करा है उनको यह पानी निकालना चाहिए, और जिन्होंने वास्तविकता में छेद करा था उनका यह कहना है कि हमें मिलकर निकालना चाहिए। अब एक बात बताएं, इसमें राइट आंसर क्या है? किसे पानी निकालना चाहिए? तो अगर आप सहज दिमाग लगाएं तो याद रखें, पानी निकालने का जो कार्य है वो करना दोनों को चाहिए, क्योंकि छेद किसी ने भी करा हो, नाव दोनों की डूबेगी। क्लियर? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर यह है कि दोनों ही, यानी कि विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से निपटना होगा। परंतु याद रखें कि हर बार कॉस्ट ज्यादा पे करना किसको पड़ रहा है? पूर्वी देशों को। और इसी से बचने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया था जिसे कहा जाता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और इसी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में होता यह है कि जो पश्चिमी देश हैं वो पूर्वी देशों को पैसा देते हैं। किसके लिए पैसा देते हैं? तो याद रखिए यह अमाउंट छोटा मोटा नहीं है। कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन देशों की जितनी जीडीपी होती है उतना पैसा पश्चिमी देशों को पे करना होगा, पूर्वी देशों को, वेस्टर्न नेशंस को, ईस्टर्न नेशन को इतना पैसा देना होगा। और आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि जो यूएसए है उसने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। उसका मेजर कारण क्या था? उसका मेजर कारण था लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर पे करने थे यूएसए को आने वाले कुछ वर्षों में इन विकासशील देशों को। तो यूएसए ने कहा कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। फाइन, ये सब कहने की बातें हैं, और ये कहकर यूएसए जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गया था। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों ने पहले प्रकृति के संसाधनों का अतिशय दोहन करके आज पृथ्वी को इस हालात में पहुंचाया है। इसीलिए पश्चिमी देशों की ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वे पश्चिमी देश पूर्वी देशों को क्लीन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि स्वच्छ विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं, और ये संसाधन कुछ नहीं है, मनी है। क्लियर? अब इसे हम एशिया के भूरे बादल के परिप्रेक्ष्य में क्यों देख रहे हैं? तो अब समझिएगा कि ये जो एशियाई भूरा बादल है, फाइन, इसके लिए होने ये वाला है कि भारत, चीन और पाकिस्तान, क्लियर, ये देश मिलकर यूएन में आज नहीं तो कल एक स्टेटमेंट सिंगल वॉइस से रेस करेंगे, एक आवाज से रेस करेंगे कि एशियाई भूरे बादल के निर्माण के पीछे वास्तविकता में पूरे दुनिया में होने वाली औद्योगिक क्रांति है। ठीक, पर याद रखें जब ये इस बादल का निर्माण होता है तो उस बादल के निर्माण में जो एरोसोल आते हैं, ये एरोसोल्स जो हैं, एक सेकेंड, जस्ट पार्ट, फाइन, जो ये एरोसोल हैं, सोल है, ये जिम्मेदार है। ठीक, अब हर बार ये तीन नेशन और ये पूर्वी सारे देश मिलकर पश्चिमी देशों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और आलोचना के माध्यम से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा हमें चाइना को छोड़कर, चाइना को आज के समय मिलना बंद हो गया है, परंतु बाकी के सारे विकासशील देशों को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से वास्तविकता में अच्छे खासे अमाउंट में धन मिलता है। फाइन, अब समझे एशियाई भूरे बादल के परिप्रेक्ष्य में होता यह है कि यहां पर जो जीवाश्म ईंधन इसका उपयोग होता है और जो बायोमास जलाया जाता है ये पश्चिमी देशों से नहीं आता, यानी कि
एशियाई भूरा बादल पश्चिमी देशों के द्वारा करी गई गतिविधि के कारण नहीं बनता। सामान्यतः यह बादल जो है वो एशिया में ही कृषिगत गतिविधियों से होने वाले गैसों के उत्सर्जन से होता है। फाइन, यानी कि जो थ्योरी हमने पहले देखी बैकहैंड पे, जहां पे पश्चिमी देशों ने प्रकृति के संसाधनों का दोहन करके पृथ्वी को गंदा करा, और अब पूर्वी देशों को वो क्या कर रहे हैं, धन दे रहे हैं। फाइन, ये मैकेनिज्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब यहां पर गेम चेंज हो चुका है इस बारे में कि वास्तविकता में जो विकासशील देश है वो विकसित देशों से ना एक अच्छा अमाउंट लेते हैं क्लीन डेवलपमेंट करने के लिए। और अब जो ये इमर्जिंग न्यू टॉपिक है एशिया में बनने वाला भूरा बादल, इसे एशियाई देश मिलकर ये चाहेंगे कि इसके भी फॉर्मेशन की जिम्मेदारी पश्चिमी देश लें। परंतु पश्चिमी देशों का हमेशा यह कहना है कि एशिया में बनने वाला यह भूरा बादल एशिया में होने वाली जो जीवाश्म ईंधन की खपत है और कृषिगत गतिविधियां हैं, इसके कारण होता है, ना कि बीते हुए 200, 250, 300 वर्षों से हो रहे औद्योगिक विकास के कारण। क्लियर? तो एशिया का जो भूरा बादल है इसके निर्माण के लिए एशियाई देश ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए एशियाई भूरे बादल या एशियन ब्राउन क्लाउड के कारण होने वाले डैमेज के लिए पश्चिमी देश क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में पे नहीं करेंगे। और याद रखें, पश्चिमी देशों के इस कथन के बाद पूर्वी देश हमेशा यह चाहेंगे कि एशियाई भूरे बादल के कारण जो भी आर्थिक नुकसान या जो भी आर्थिक गतिविधियों में होने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं, उसके लिए पश्चिमी देश अपने आप को जिम्मेदार माने, जिससे जो धन का प्रवाह है इन देशों की तरफ बढ़े। क्लियर? पर एक न्यूट्रल फेज में हम देखें, वैसे यथार्थता यह है कि भारत ने कभी भी एशियन ब्राउन क्लाउड के लिए, एशियाई भूरे बादल के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ऐड करने लायक कोई स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। चूंकि भारत एक जो है आप कह सकते हैं विश्व परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा ही आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रखता है, इस कारण हमने कभी ये डिमांड रेज नहीं करी है। परंतु याद रखें कि चीन हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, इन नेशंस ने समय समय पर एशिया में बनने वाले इस ब्राउन क्लाउड के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए पश्चिमी देशों को हमेशा क्रिटिसाइज करा है, और इसके लिए स्टैंड से रहे हैं कि इस बादल के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए पश्चिमी देश जो है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से पैसा, धन प्रोवाइड करें। इंडिया के स्टैंड अभी जो है डाइल्यूटेड है। अभी हम जो है इस बारे में कोई अपना ऑफिशियल स्टैंड नहीं रखते कि इस क्लाउड के कारण होने वाला जो नुकसान है उसके लिए पश्चिमी देश क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से भारत को पैसा देंगे या नहीं, इसके बारे में इंडिया के स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक चीज याद रखें कि यथार्थता में बात यह है कि ये जो ब्राउन क्लाउड है ये होता जीवाश्म ईंधन और कृषिगत गतिविधियों से निकलने वाले गैसों और जो एरोसोल्स हैं उसके कारण, जो उसी 1, 2, 3 वर्षों में जो है वो उत्सर्जित हुए होते हैं। ठंडी के समय ये नीचे बैठकर नीचे आ जाते हैं, इस कारण इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हार्ड एंड फास्ट के लास्ट 300 वर्षों में जो करा था उसके कारण है, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि लास्ट 300 वर्षों में जो करा था उससे इसका कोई संबंध नहीं है। फाइन, संबंध है लेकिन बैक हैंड से है। क्लियर हुआ? फाइन। अब औद्योगिक क्रांति अगर किसी भाग में हुई थी तो दूसरा भाग भी उसी क्रांति को अपने देश में लाना चाहेगा। जब लाना चाहेगा तो इस प्रकार से होने वाले इवेंट सामने दिखेंगे। तो याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एशियन ब्राउन क्लाउड, इसका नकारात्मक प्रभाव भारत पर किस प्रकार से है, तो आप इसे 3 भागों में सीधा सीधा डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा कृषिगत गतिविधियों को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सेकंड भाग होगा कि इसके कारण जो है वो मानव संसाधन, इस पर नकारात्मक प्रभाव आता है। किस प्रकार से? तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियक अटैक यानी कि श्वसन संबंधी समस्याएं तथा हृदय घात जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और तीसरा आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसके कारण जो ग्लोबल डिमिंग होती है उससे जो है अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों पर, जैसे औद्योगिकरण हो गया, जैसे सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास में अवनति, इस प्रकार के इवेंट भी देखने को मिलते हैं।
फाइन। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट एशिया का भूरा बादल या एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में। फाइन, ये कैसे बनता है, इसका प्रभाव क्या है और इसका अप्लाइड पार्ट क्या है, यानी कि जब सिविल सेवा परीक्षा आपको इसके संबंध में कोई प्रश्न करती है तो उस प्रश्न के समय उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, उसकी उम्मीदें क्या होती हैं। ठीक, चलिए अब यहां एशियन ब्राउन क्लाउड समाप्त होता है। क्लियर। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। फाइन, इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे आप। मैं मानकर चल रहा हूं अगर किसी स्टूडेंट ने यहां तक वीडियो देखा है, यानी कि वो स्टूडेंट एक सीरियस स्टूडेंट है। फाइन, तो कोशिश करें अगर मैं आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूं तो इसका जवाब आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फाइन, मैं आप सभी के कमेंट जो है वो देख रहा होता हूं, तो मैं मानकर चलूंगा कि आप सभी जिन्होंने इस वीडियो को देखा है आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर मैंने आपसे प्रश्न करा कि पहला स्टेटमेंट है एशियन ब्राउन क्लाउड या फिर एशियाई भूरे बादल का क्षेत्र, फाइन, यह दक्षिण पूर्व एशिया, यह है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, एशियाई भूरा बादल भारत, पाकिस्तान तथा चीन इन तीनों की आर्थिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, एशियाई भूरे बादल, फाइन, एशियन ब्राउन क्लाउड, इसका जो उत्पत्ति है, फॉर्मेशन है, निर्माण है, यह सामान्यतः शीत ऋतु में होता है। फाइन, तथा चौथा स्टेटमेंट है कि यह सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। फाइन, अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे कि इन चारों स्टेटमेंट में से विच स्टेटमेंट्स आर राइट एंड विच वंस आर रॉन्ग। फाइन, तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन करा है, याद रखें। अब हर एक वीडियो में मैं ये इंप्रोवाइज करने वाला हूं कि उस वीडियो में पढ़ाए हुए सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको जो है वो नीचे वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा और आपको उसका उत्तर देना होगा कमेंट सेक्शन में। और याद रखें, मैं ऐसे ही डीपली सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। अगर आप इस क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए, तो इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि आप मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।